जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी MS एक्सेल का पार्ट 5। बिल्कुल, कितने पार्ट होंगे भैया MS एक्सेल के? तो वही 10 से 12 पार्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद हमारी शॉर्टकट की फुल फॉर्म और आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, यानी कि इस अक्टूबर के महीने में हमारा जो सिलेबस है BSF HCM का, वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक एकदम बढ़िया तरह से पहुंच रही है। क्लियर है वॉइस? बताएं। बिल्कुल। आरती गोस्वामी है, मनीष कुमार है, सुधांशु है, राजन, मोहित, अभय। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारा होम टैब, है ना, MS एक्सेल का होम टैब। और एक्सेल के होम टैब में लगभग चीज़ें वैसी ही थी जैसी MS वर्ड में थी, बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर वाला ऑप्शन, है ना, और सेल में कलर करने वाला ऑप्शन। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, एक और ग्रुप होता है आपका अलाइनमेंट ग्रुप। कौन सा? MS एक्सेल में होम टैब के अंदर एक अलाइनमेंट ग्रुप होता है जो MS वर्ड में नहीं होता, है ना। ठीक है, तो अलाइनमेंट ग्रुप होता है और इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको 6 प्रकार के अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकार के? 6 अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला सवाल तो ये बन जाता है कि बताओ MS एक्सेल में कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेल में हमारे टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है व्रैप टेक्स्ट, एक होता है मर्ज एंड सेंटर, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, और ये है आपका ओरिएंटेशन। तो इनका क्या यूज है? काफी यूजफुल टूल्स है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली चित्र दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अगर इसका प्रयोग किया जाएगा ये क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनके नाम क्या क्या हैं, तो आप नाम देखें। अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, मर्ज एंड सेंटर और व्रैप टेक्स्ट। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का लोगो ये है, व्रैप टेक्स्ट का लोगो ये है, ए बी आपका ओरिएंटेशन का लोगो है और ये अलाइनमेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट कि MS एक्सेल में जो अलाइनमेंट है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, MS एक्सेल में जो अलाइनमेंट है वो होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मौजूद होंगे। जबकि MS वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट थे, लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट है। तो हम देखेंगे होम मेन्यू, अलाइनमेंट ग्रुप कमांड और अलाइनमेंट। MS एक्सेल में टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं? तो टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं। जबकि MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते थे ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं। अब कौन से 6 होते हैं भैया? तो देखो, 2 भागों में बांटा जाता है। 3 तो होते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट और 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। कैसे? 3 होते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट और 3 होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट कौन से होते हैं? टॉप, मिडिल और बॉटम। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन से होंगे? लेफ्ट, सेंटर और राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा? बताओ। BC। चले, तो एक बार बताएंगे, क्लास चल रही है यहां तक? बताएंगे। क्लास रिपीट हो रही थी लेकिन अब ठीक होगी। थोड़ी सी इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से क्लास आपकी रिपीट हो रही थी, अब पीछे जा रही थी बार बार। एक बार बताएंगे, अब क्लास क्लियर है मेरी? अब बात पहुंच रही है आप सभी तक? कहां तक की बात आप सभी लोग कर चुके थे मैं यहां से दोबारा बता देता हूं। ठीक है, चलो। तो हम देखेंगे MS एक्सेल में टोटल 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है कहां पर है? तो होम मेन्यू के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं। 3 वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं और 3 ही हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं। वर्टिकल कौन कौन से? टॉप, मिडिल और बॉटम। और आपके हॉरिजॉन्टल कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ MS एक्सेल में, बताओ MS एक्सेल में कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है।
3 ऑप्शन ये दे देगा, एक इनमें से उठा के रख देगा। बताओ एमएस एक्सेल में कौन सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का एक प्रकार नहीं है, तो 3 ये ऑप्शन दे देगा, एक यहाँ से रख देगा। तो ऐसे आप बड़ी ही आसानी के साथ ये टिक कर सकते हैं कि कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट है, कौन सा हॉरिजॉन्टल। अब होता क्या है कि मान लो ये एक सेल है, ये एक क्या है, सेल है। तो मैं इसमें देखो 3 तरह से चीजें लिख सकता हूं, 6 तरह से। एक तो मैं सबसे ऊपर लिखूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं बीच में लिखूं। तीसरा तरीका हो गया मैं डाउन लिखूं। तो 3 तरीके तो ये हो गए हमारे अलाइनमेंट के, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप, मिडिल और बॉटम, टॉप, मिडिल और बॉटम। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से देखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लेफ्ट से लिखूं, बीचों बीच में लिखूं। पहला तरीका लेफ्ट से, दूसरा तरीका बीचों बीच में लिखूं, और तीसरा तरीका मैं राइट में लिखूं। यस और नो, है ना। तो यहां पर हमारी क्या होती हैं, ये अब आपके 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। इनका नाम क्या है, टॉप, मिडिल, बॉटम। ये लेफ्ट, सेंटर और आपकी क्या है, राइट। ठीक है, चलो। तो बताओ एमएस एक्सेल में एक बार में 2 अलाइनमेंट लगाए जा सकते हैं? जी हाँ, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक साथ लगाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कोई सेल है वो मिडिल में और सेंटर में रहे, तो उसे मैं ऐसे 2 अलाइनमेंट लगा करके बीच में सेट कर लूंगा। ठीक है जी। चलो, थोड़ी सी इंटरनेट में दिक्कत हुई थी जिस वजह से क्लास रिपीट हो रही थी, लेकिन अब क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है। ठीक है, चलो। तो अलाइनमेंट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करता हूं आपसे कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होता है भैया, है ना। टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होता है समझना। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने यहां पर कोई लिस्ट बना रहा हूं, देखो मान लो मैं कोई लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया क्या, आपका मान लो कुछ भी लिख लो, है ना। जैसे कि मैंने डल झील लिख दी, डल झील और शेषनाग झील। बात समझना मैं क्या बता रहा हूं, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, बस समझाने के लिए है। अब होता क्या है कि मान लो मुझे इसमें ये बताना है कि ये दोनों चीजें आगरा में है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो अब इन दोनों के बीच में मैं आगरा कुछ ऐसे लिख सकता हूं तो अच्छा लगेगा। नॉर्मली अगर मैं लिखता तो ऐसा लिखा जाता, लेकिन ऐसा ना लिख करके अगर मैं थोड़ा ऐसा लिख दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दोनों के लिए है। ठीक है, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल ना लिख करके ऐसे लिख दूं। तो जो इस प्रकार से टेक्स्ट को लिखते हैं हम, इसे ही क्या कहते हैं, टेक्स्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। यानी कि अपने टेक्स्ट को तिरछे या लंबवत घुमाएं, यह किसी संकीर्ण कॉलम को लेबल करने का शानदार तरीका है। यानी कि अगर आपने 3-4 चीजें इधर रखी हैं और एक नाम आप इधर देना चाहते हो तो उसे इस तरह से आप कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जितने भी तरीके हैं आपके लिखने के, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज होता है, एंगल क्लॉकवाइज होता है, वर्टिकल टेक्स्ट होता है, रोटेट टेक्स्ट अप होता है, रोटेट टेक्स्ट डाउन होता है। तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिलते हैं। हालांकि आपकी परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार इन्हें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आज के टाइम पे क्या पूछ ले किसी को नहीं पता रहता। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अब हम, इंडेंट क्या है जी, है ना। इंडेंट क्या है, देखो अलाइनमेंट 6 हमने जान लिए, और हमने यहाँ पर जान लिया कौन सा ऑप्शन, हमने ओरिएंटेशन को भी समझ लिया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक है रिमूव इंडेंट और एक है एड इंडेंट। याद करो इंडेंट का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, कि जहां से लिखा जा रहा है वहां से थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगा लिखना। देखो नॉर्मली अगर आप इसमें लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, नॉर्मली किसी सेल में यस और नो आप कहेंगे जी यस। लेकिन अगर आप यहां पर एड इंडेंट कर देते हैं तो जो आपका ये सेल का बॉर्डर है इससे थोड़ी दूरी पर लिखा जाएगा।
अगर फिर और ऐड करेंगे इंडेंट को तो और सेल की दूरी से लिखा जाएगा, यानी कि इतना हिस्सा खाली बना रहेगा। और आपको इसे वापस लाना है तो रिमूव इंडेंट कर देंगे, जिससे कि फिर ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। तो ये है हमारा एक्सेल का रिमूव इंडेंट। और ठीक है, ये है हमारा किस चीज का, एक्सेल का रिमूव इंडेंट और ऐड इंडेंट। ठीक है, तो अपनी सामग्री को सेल बॉर्डर से दूर ले जाएं और अपनी सामग्री को सेल बॉर्डर के करीब ले जाएं। क्लियर है बात, बताएंगे? ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे यहां तक की बात है आप सभी को क्लियर है या नहीं? है ना, सेल बॉर्डर से दूर ले जाने के लिए, सेल बॉर्डर के पास लाने के लिए, बहुत बढ़िया है ना। चलो, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम था व्रैप टेक्स्ट। बहुत ही काम के टूल्स हैं ये सब के सब, है ना, बहुत ही काम के, मजेदार और समझने वाले टूल हैं, है ना। अगर समझ लोगे तो फिर आपको इन्हें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है जी, तो हम यहां पर देखेंगे व्रैप टेक्स्ट क्या होता है। व्रैप टेक्स्ट जिसका लोगो कैसा है, ऐसा लोगो है, ए बी और ये तीर और ये सी, ये लोगो है व्रैप टेक्स्ट का। अब देखो, अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो ये मेरी एक सेल है, ठीक है, सेल छोटी छोटी होती हैं, ये भी एक सेल है। ये हम प्रैक्टिकली समझाता हूं, भैया कीबोर्ड देना। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग क्या होता है और क्यों किया जाता है। चलिए, देखिए, जैसे ये एमएस एक्सेल है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो? उम्मीद है दिख रहा होगा। अब दिखा थोड़ा बहुत? चलो, मान लो मैंने यहां पर लिखा इस सेल में BSF HCM एंड ASI। अब आपको एक चीज दिखाई दी, आप यहां पर ध्यान से देखना कि हमारी जो सेल है वो कितनी बड़ी है। वो तो यहां तक है ना, वो तो यहां तक है, लेकिन जो मैंने लिखा वो इस सेल से भी आगे चला गया, वो इस सेल से भी आगे चला गया। ठीक है, चलो, लेकिन अगर मान लो मैंने इस बगल वाली सेल में लिख दिया दिल्ली पुलिस, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ, अब जो यहां पर जो एक्स्ट्रा बाहर वाली सेल में जा रहा था वो कट गया, वो तो पूरा दिखाई दे ही नहीं रहा हमें। तो हम यहां पर व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो चीज इस सेल से बाहर निकल के जा रही थी वो इसी सेल में नीचे आ जाए। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहां पर व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एंटर। और ये सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो जब एक्सेल में हम कुछ टाइप करते हैं और वह सेल से बाहर निकल जाता है तो उसे उसी सेल में सेट करने के लिए व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, या हम कहें अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को कई पंक्तियों में लपेटें ताकि इसे पूरा देख सके। जो ज्यादा लंबा टेक्स्ट है उसे क्या है, 2-3 पंक्तियों में उसी एक ही सेल के अंदर नीचे लाने के लिए हम व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी टाइप समथिंग इन एक्सेल एंड इट गोज आउट ऑफ अ सेल, देन वी यूज व्रैप टेक्स्ट टू सेट इट इन द सेम सेल, wrapped extra long text into multiple lines so you can see all of it। wrap text का ऑप्शन मिलता है कहां पर है, तो मेन्यू बार के होम टैब के अलाइनमेंट रिबन में मिलता है। कहां पर, अलाइनमेंट रिबन में ये ऑप्शन हमें मिलता है। और wrap text की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, वो याद रखना ऑल्ट एंटर होती है। कौन सी, और याद करो ऑल्ट एंटर जो शॉर्टकट की है ना, याद करो जो ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की है हमारी, वो प्रॉपर्टीज के लिए भी है, लेकिन वो विंडोज एक्सप्लोरर में है ना। यहां पर ऑल्ट एंटर किस लिए है, अगर कोई लाइन बाहर निकल रही है उसे एक के नीचे एक नई लाइन बनाने के लिए हम ऑल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और अगला ऑप्शन होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर का। कौन सा ऑप्शन है जी, एक और अगला हमारा ऑप्शन है जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। देख लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकली समझेंगे
उसके बाद में देखो, मान लो मुझे क्या है, मुझे ऑफिस से कोई काम मिला, और मुझे ऑफिस से ये काम मिला कि मुझे अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों का नाम, एक लिस्ट बनानी है, नाम, उनके पिताजी का नाम, ठीक है, उनके पिताजी का नाम, उनका फोन नंबर और उनका डिपार्टमेंट कौन सा है और उनकी सैलरी कौन सी है। ये कुछ नॉर्मल जानकारियां मुझे लेनी थी, ठीक है, ये कुछ नॉर्मल जानकारियां क्या करनी थी, मुझे लेनी थी। ओके, अब लेकिन देखो, मान लो मैं यहाँ पर नाम भी लिख दूं, मान लो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख दूं, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पिताजी का नाम लिख दिया, कुछ भी XYZ, ठीक है, लेकिन ये काम आप कर किस लिए रहे हो, इसकी हेडिंग भी तो डालना जरूरी है। बताओ, इसकी हेडिंग डालना जरूरी है या नहीं है? आप कहेंगे है। हेडिंग कैसे डलती है हमारी? तो हम क्या करते हैं, ऊपर जैसे अब आपको दिख रहा होगा अलग अलग बॉक्स है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, लेकिन आप जब इन सबको सिलेक्ट कर लोगे ऊपर की इतनी इतनी रेंज को, और इससे आप अगर मर्ज एंड सेंटर कर दोगे तो ये एक कंप्लीट बॉक्स बन गया। MS वर्ड में भी मैंने बताया था मर्ज का काम क्या होता है, दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर एक सेल बना देना। तो अब ये 5 सेल नहीं रही आपकी, अब ये एक हो गई, और मैं यहां पर लिख देता हूं BSF HCM डिपार्टमेंटल डेटा। देखो, तो ऐसे करके हम अपना डेटा वगैरह तैयार करते हैं। तो ये बीच में कैसे आ गई, सारी सेल एक जैसी कैसी हो गई? तो सारी सेल एक जैसी इसलिए हो गई हमारे यहां पर क्योंकि हमने इसे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ और ऑप्शन भी हमारे सामने खुल करके आते हैं। अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर आप इसे वापस पहले जैसा करना चाहते हैं, अगर आप इसे वापस पहले जैसा करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ मर्ज एक्रॉस करते हैं तो मर्ज तो हो जाएगा लेकिन सेंटर में नहीं आएगा, और अगर आप अनमर्ज करेंगे तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अगर आप इसे अनमर्ज करेंगे तो ये वापस पहले जैसा हो जाता है। तो समझ में आ गई चीज अच्छे से? अब देख लो, मर्ज एवं सेंटर का प्रयोग करके दो या दो से अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल क्रिएट करते हैं, और सेल मर्ज होने के बाद स्प्लिट सेल की मदद से एक सेल को एक या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन कहां मिलता है? तो मेन्यू बार के होम टैब के अलाइनमेंट रिबन में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो, स्प्लिट सेल हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको नॉर्मल जैसा था वैसा ही करना है तो हम अनमर्ज का प्रयोग करेंगे, है ना। मर्ज करने से पहले जैसा था वैसा करने के लिए अनमर्ज, वैसा करने के लिए क्या होता है, हमारा अनमर्ज होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छे से? चले आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, और देख लो इसी में कुछ और ऑप्शन थे। जो आपका एक ऑप्शन था मर्ज एंड सेंटर, तो चयनित सेल की सामग्री को एक नए बड़े सेल में संयोजित करें और बीच में केंद्रित कर दें। यह एक लेबल बनाने के एक शानदार तरीका है जो कई कॉलमों तक फैला होता है मर्ज एक्रॉस का। यदि दो बॉक्स को मर्ज किया जाता है तो पहले वाले का डेटा बचेगा, यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। होता क्या है, देखो ये तो ऑप्शन होते हैं मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज, लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है, वो ये देखना आप, मान लो मैंने इस सेल में लिखा है BSF HCM और मैंने इसमें लिखा है आपका ASI, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों सेलों को क्या करता हूं, मर्ज करता हूं, अब अगर मैं इन दोनों सेलों को मर्ज करूंगा जैसे ही, तो आपके सामने लिखा आएगा मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू। यानी कि अगर आप इसे मर्ज करेंगे तो जो बिल्कुल बाईं ओर की सेल का डेटा होगा वही यहां पर बचेगा, बाकी सारा डेटा हट जाएगा। जैसे कि यहां पर अनमर्ज कर दोगे तब भी वो वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चले, तो आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन हमें अलाइनमेंट टैब में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल एंड ऑर्डर, तो ये सेल को मर्ज किया गया है। क्या किया गया है? ये आपकी सेल को मर्ज किया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नंबर के बारे में, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें नंबर का भी है, देखेंगे यदि आप ध्यान से,
नहीं, नंबर की एक अलग से क्या है आपका, नंबर का एक अलग से आपका यहां पर ग्रुप दिया हुआ है। नंबर का एक अलग से ग्रुप दिया हुआ है और बहुत काम की चीज है ये वाला जो टूल मैं बताने जा रहा हूं ये काफी काम की चीज है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर समझो क्या है जी। तो नंबर ग्रुप कहाँ होता है, नंबर का ऑप्शन कहाँ है हमारा, तो होम टैब के नंबर ग्रुप के अंदर नंबर्स वगैरह यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलो अब चूज द फॉर्मेट फॉर योर सेल्स सच एज परसेंटेज, डेट और टाइम। इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल के दो बटन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। बाय डिफॉल्ट ये जनरल सेट होता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि एमएस एक्सेल में किसी सेल का जो आपका वो होता है वो कैसे, किसी सेल को कैसा वो सेव होता है, वो जनरली टाइप होता है। अगर आप उसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो जनरल तौर पर टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें, देखो होता क्या है, समझना किस लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये सैलरी है, तो सैलरी तो रुपीज में होती है, लेकिन अगर मैंने यहां पर सिर्फ नंबर टाइप कर दिया तो जनरली टाइप हो गए। कैसे टाइप हो गए, जनरल, सिर्फ नंबर टाइप हो गई। इसे नहीं पता कि आप यहां पर क्या है, करेंसी टाइप करने वाले थे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करके और यहां पर नंबर में जाकर के, और यदि हम यहां नंबर में जाकर के करेंसी पर क्लिक कर दें तो देखो इसके आगे डॉलर लग जाएगा। यानी कि अब इसमें आप कुछ भी लिखोगे, अगर मैं पूरी सेल पर यहां पर करेंसी कर दूं तो आप कहीं किसी भी सेल में सिर्फ 500 लिखकर छोड़ देना, उसे वो अपने आप डॉलर में बदल देगा, उसे वो अपने आप किस में बदल देगा, डॉलर में बदल देगा। देखो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करेंसी, क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा करेंसी। ऐसे ही मैं चाहता हूं परसेंटेज हो जाए, मान लो है ना कि मैंने इतनी रेंज सिलेक्ट करी और मैंने इसे परसेंटेज में बदल दिया, किसमें, परसेंटेज में। अब अगर मैं यहां पर सिर्फ जल्दी में, अगर मैं यहां पर सिर्फ जल्दी जल्दी में 50 भी लिखता हूं ना तो ऑटोमेटिक परसेंटेज हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ये क्या है कि हमारी सेल का स्वरूप कैसा हो, अगर जनरल हो, सामान्य हो तो सामान्य रहेगा। इसके बाद अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबर हो जाएगा, करेंसी फॉर्मेट में बदलना चाहते हो सेल को, अकाउंटिंग में बदलना चाहते हो, डेट में बदलना चाहते हो, लॉन्ग डेट में बदलना चाहते हो, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। बाकी आप यहां से इसे ओपन करके भी इन सभी ऑप्शंस को देख सकते हो, ठीक है। चले, क्लियर है यहां तक बात। अब ये डेसिमल क्या काम करता है, डेसिमल का काम सिर्फ इतना है, जीरो बढ़ाने का। क्या है, जीरो बढ़ाने का। अगर मैंने मान लो यहां 10 लिखा और मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो पॉइंट के बाद एक और जीरो आ जाएगा, देखो कैसे। मान लो मैंने यहां पर 10 लिखा और मैंने यहां पर डेसिमल लगा दिया, देखो ठीक है। तो देखो जीरो आ रहे हैं ये, और इधर से जीरो चले जाएंगे, ये जीरो बढ़ते चले जाएंगे, जीरो घटते चले जाएंगे। तो बस ये काम होता है आपका इसका। आगे देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन थे इस लिस्ट में हमारे। तो जनरल यानी कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, नंबर तो नंबर के लिए फॉर्मेट हो जाएगा, करेंसी तो करेंसी के लिए, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग के लिए, शॉर्ट डेट यानी कि छोटी डेट, लॉन्ग डेट यानी कि पूरा दिन वगैरह सब कुछ दिखा करके लॉन्ग डेट आप ला सकते हैं, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, ये ऑप्शन हमें लिस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। कोई ऐसा मेन्यू जिस पर क्लिक करके एक लिस्ट आ जाती है उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा मैं बहुत सारी जगह पे कहीं पे क्लिक करता हूं ऐसे तीर पर तो एक लिस्ट खुल जाती है, तो पूरी ऐसी खुलने वाली लिस्ट को ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। कौन सा मेन्यू कहा जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू कहा जाता है। तो एक बार बताएंगे मुझे यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई। चले, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें यहां तक की सभी बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर हो गई हैं तो जल्दी से बताएंगे, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझेंगे, ठीक है। वेरी गुड, बताएं जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं आप सभी के मैसेज का। वेरी गुड, है ना।
आगे बढ़े, वेरी गुड। अब इसके बाद एक ऑप्शन होता है स्टाइल्स का। कैसे स्टाइल का? जैसे कि एमएस वर्ड में भी था। एमएस वर्ड में स्टाइल का काम किस लिए था? तो एमएस वर्ड में हम स्टाइल का प्रयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हेडिंग वगैरह बनानी तो जल्दी से बन जाए, पहले से ही फॉर्मेट तैयार हो। बिल्कुल वैसे ही इसका प्रयोग करके सेल को टेबल के फॉर्मेट में बदला जा सकता है और इसके लिए अलग अलग डिजाइन व स्टाइल पहले से ही हमें दी रहती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल इसमें पहले से ही दी रहती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये स्टाइल का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो कितनी सारी आपके यहाँ पर क्या है, अलग अलग डिजाइनें दी गई हैं। मान लो मैंने ये बनाई थी अपनी टेबल, मैं इसे टेबल के फॉर्मेट में करना चाहता हूं तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, इसमें से जो भी मुझे अच्छी लगे उस पर क्लिक कर देंगे हमारी। आप देखेंगे यहाँ पर एक तो ये कलर हो गया, ठीक है। इसके बगल में यहाँ से तो कलर कर सकते हो। इसके बगल में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट एज टेबल, तो इसमें आप इसका जो फॉर्मेट है वो टेबल की तरह कर सकते हैं, है ना। इसमें जो इसका फॉर्मेट है उसे आप कैसे कर सकते हैं, टेबल की तरह कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट टेबल बन गई, हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा, ये फॉर्मेट एज टेबल होता है। स्टाइल यानी कि अलग अलग कलर वगैरह मौजूद है वहां पर पहले से। फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन किस लिए होता है? तो फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन होता है कि सेलों की श्रेणी को अपनी शैली के साथ शीघ्रता से तालिका में बदलें, ठीक है। चलो ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और ऑप्शन होता है हमारा इसी के बगल में जिसका नाम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टाइल के अंदर ही कहां पर होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन? तो मैं कहूंगा होम टैब के स्टाइल ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो इसके नाम से ही आपको इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना। कैसे करना? कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना। जैसे कि मान लो मैं यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं, नई एक टेबल बनाता हूं सुंदर सी, और मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, देखेंगे अभी। चलो अब मान लो मैंने यहां पर लिखा 50, यहाँ में लिखा 20, यहाँ लिखा 30, यहाँ लिखा 80, यहाँ लिखा 90, यहाँ लिखा 110, यहाँ लिखा 50, ठीक है। यहाँ में लिखा 40,000, यहाँ लिखा 50,000, यहाँ लिखा 2,000, यहाँ लिखा 16,000, यहाँ लिखा कुछ भी नंबर मैंने दे दिए, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली सेल में ये परसेंटेज है, मान लो परसेंटेज है, ठीक है, सॉरी, चले मान लो ये है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहता हूं। कैसी कंडीशन? मैं गया होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, मैं चाहता हूं इसमें जो टॉप 10 हो, टॉप 10 या मैं कहूं टॉप आपके जो भी हो वो कैसे हो जाए, अलग कलर में हो जाए। तो आप देखेंगे जो टॉप 10 है वो कैसे हो जाएंगे, अलग कलर में अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे इसके अलावा अगर मैं करूं और लिख लेता हूं थोड़े से, है ना, 10 से ज्यादा कर लेते हैं तभी वो टॉप 10 वाला सही से काम करेगा। अब देखो मान लो हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख लिए, ठीक है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मेरे पास बहुत सारा डेटा था, इसमें मैं ये चाहता हूं कि जो टॉप हो हमारे, है ना, जो हमारे क्या हो, जो टॉप 10 हो वो कैसे हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं टॉप 10 पे आया, कैसा कलर करना है, रेड करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, मान लो रेड करना है। 10 या छोड़ो, टॉप 5 देखनी है, ओके, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि कुछ हमारे कैसे हो जाएंगे, टॉप 10 यहां पर आपके कैसे होगा, अलग कलर के हो गए और बाकी आपके अलग कलर के हो गए। तो इस प्रकार से मान लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे कैसे इसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूं, देखो जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से, है ना। कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। आप चाहते हो मान लो यहां पर जितना भी डेटा दिया गया है इसमें आप ऐसी कंडीशन लगा दो, हाँ यहां पे देखो इसमें ग्रेटर देन, कि भैया जो 100 से ज्यादा हो वो रेड कलर का दिखने लगे, ओके कर दो। तो देखो जितने भी 100 से ज्यादा हैं वो रेड कलर के दिखने लगे और बाकी के सब कैसे हैं, ब्लैक कलर के ही हैं। ध्यान से देखो
जितने 100 से ज्यादा है वो रेड कलर के दिखेंगे, बाकी सभी कैसे दिखेंगे, ब्लैक कलर के दिखेंगे। तो ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग देना। इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, मान लो मेरे यहाँ 500 लोग काम करते हैं और मुझे ऐसे लोग निकालने हैं जिनकी सैलरी 20,000 से कम है, और 20,000 से कम वालों को मुझे लाल कलर देना है, और 20 से 30,000 के बीच वालों को मुझे पीला कलर देना है, और 40,000 से ऊपर वालों को मुझे ग्रीन कलर देना है। तो वो हम यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, जिससे कि हमें चीजें समझने में आसानी होगी। ऐसे ही हम फेल पास वाले में कर सकते हैं। अगर हमें किसी को फेल करना है, 30 नंबर से कम है उसके, तो ऑटोमेटिक वो रेड कलर का हो जाएगा, जिसकी सेकंड डिवीजन है येलो हो जाएगा, जिसकी फर्स्ट डिवीजन है वो ग्रीन हो जाएगा। तो बताएंगे, बात समझ में आ गई है ना, प्रैक्टिकली बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब इसकी हिंदी पढ़ लो, अब इसकी हिंदी बहुत आसान लगेगी। इसका उपयोग आपकी कंडीशन यानी कि शर्तों के आधार पर किसी रेंज में सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। यह कंडीशन नंबर, वैल्यू या किसी टेक्स्ट पर आधारित नियम हो सकता है। सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने से किसी भी डेटा को एनालिसिस करने और हाईलाइट करने में क्या है, आसानी होती है। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई वो सब यहां पर आपकी इस तरह से देखो, ग्रेटर देन का लगा सकते हो, लेस देन लगा सकते हो, बिटवीन चेक कर सकते हो, इक्वल टू चेक कर सकते हो, कोई टेक्स्ट चेक कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू को अलग कर सकते हो, या है ना, टॉप 10 आइटम देख लो, टॉप 10 परसेंटेज देख लो, टॉप बॉटम आइटम देख लो, कलर स्केल, बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं। ठीक है, सारे तो नहीं पढ़ाए जा सकते, बट मैं कोशिश कर रहा हूं जो भी ज्यादा से ज्यादा हो वो मैं आपको जानकारी दूं। फॉर्मेट टेबल क्या होता है ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अगेन मुझे एक बार कंफर्म करें यहां तक की बातें क्लियर है। अगेन मुझे एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं, यस और नो। ठीक है, बताएं जल्दी से। हाँ, कोई भी शर्त लागू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल मनीषा जी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। इसके बाद एक और हमारे पास ग्रुप होता है जिसका नाम होता है सेल ग्रुप। कौन सा, एक और हमारे पास ग्रुप होता है जिसका नाम होता है सेल्स ग्रुप। तो इस सेल्स ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है इंसर्ट का, एक होता है डिलीट का, एक होता है फॉर्मेट का। तो इनके नाम से ही हमें पता लग जा रहा होगा कि अगर हमें कोई नई सेल चाहिए, कोई नई रो चाहिए, कोई नया कॉलम चाहिए, या कोई नई वर्कशीट चाहिए, तो हम इंसर्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लेनी है इंसर्ट। अगर हमें कोई सेल डिलीट करनी है, कोई रो डिलीट करनी है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या कोई वर्कशीट डिलीट करनी है, तो हम डिलीट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें इनकी फॉर्मेटिंग करनी है, किसी को चौड़ा करना है, किसी सेल को लंबा करना है ना, इस प्रकार की अगर कोई चीज करनी है तो फॉर्मेट में होगी। सबसे पहली चीज, सेल ग्रुप होता कहां पर है, होम मेन्यू के सेल रिबन में कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं इंसर्ट के बारे में। इसका प्रयोग करके वर्कबुक, नई सेल, रो, कॉलम या सीट को इंसर्ट किया जा सकता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो देखो, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट सीट, ये सारे फंक्शंस खुल करके आ गए हमारे सामने। ओके, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबा देते हैं एमएस एक्सेल में, है ना, अगर आप एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबा देते हैं तो क्या होगा, तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा, और इस बॉक्स में पूछा जाएगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो लेनी है या एंटायर कॉलम लेना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इंसर्ट सेल के लिए शॉर्टकट की, और ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है जी, ऐसे ही डिलीट का ऑप्शन है, तो इसका प्रयोग करके आप सेल, रो, कॉलम या सीट को डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल माइनस। अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा देते हैं तो ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, पूरी रो डिलीट करनी है, पूरा कॉलम डिलीट करना है, जो भी आप यहां से चूज कर सकते हैं। बाकी वही चीजें आपको यहां पर भी दी हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा फॉर्मेट का। पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई बदलें, सीट को व्यवस्थित करें, सेलों को सुरक्षित रखें या छिपाएं, ये कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं किसके अंदर, हमारे
फॉर्मेट के अंदर। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन, एक तो होता है सेल साइज का ऑप्शन, ठीक है, एक होता है विजिबिलिटी करके, अभी सब चीज समझ में आएगी एक एक करके, एक होता है ऑर्गेनाइज सीट करके। कैसे ऑर्गेनाइज सीट, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर सारा ऑर्गेनाइज सीट। तो ये हमें कुछ ऑप्शंस इसके अंदर मिलते हैं। एक मिलता है हमें प्रोटेक्शन करके, प्रोटेक्शन कैसे, तो देखो सेल साइज सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सेल साइज की। तो सेल साइज में 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है रो हाइट, यानी कि जो आपकी रो होती है उसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाने के लिए। एक होता है ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि जितना बड़ा फॉन्ट का साइज है वो अपने आप उतना बड़ा कर ले खुद को, तो वो ऑटो फिट। कॉलम विड्थ, आप देख रहे थे अभी हम जो भी लिख रहे थे वो थोड़ा सा आगे निकल जा रहा था, लेकिन अगर मैं यहां पर कॉलम विड्थ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूं, या फिर ऑटो फिट, जितना बड़ा हम लिखे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप जगह बना ले, ऑटो फिट कॉलम विड्थ होता है। तो रो हाइट हमारी क्या है यहां पर, रो हाइट यानी कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी रो हाइट देख सकते हो। ऑटो फिल यानी कि इसकी सहायता से रो की हाइट स्वतः ही फिट हो जाती है। कॉलम विड्थ यानी कि अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कुछ भी टाइप करके, या फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसकी सहायता से कॉलम की विड्थ स्वतः ही क्या है आपकी फिट हो जाती है। कैसे होती है फिट, तो देखो जैसे ये MS एक्सेल है, ठीक है। अब आप देखोगे, ध्यान से देखना कि ये जो 50 वाली जो सेल है इसमें इतनी जगह फालतू में गिरी पड़ी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहां पर ऑटो फिट कॉलम कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर कॉलम 6 भी लिखा है, अगर मैं इस कॉलम 6 को भी हटाऊं, रुको 1 मिनट, अब देखो, अब अगर मैं इसे यहां से ऑटो फिट कॉलम करूं तो देखो छोटा हो गया, यानी कि सिर्फ उतनी ही जगह घेरेगा जितनी की हमें जरूरत है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है विजिबिलिटी करके, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे विजिबिलिटी को भी। पहले यहां तक की चीजें क्लियर हुई, अब हम चर्चा कर लेते हैं रो हाइट की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि यहां से आपसे सब कुछ क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रो हाइट, तो रो की हाइट मस्ट बीन बिटवीन, MS एक्सेल में रो की हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 409 पॉइंट तक हो सकती है। कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो याद रखना ये सवाल पूछा गया है CGL में, 409 पॉइंट तक। बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है, तो 15 पॉइंट, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं सेट करते, जो आपको ये छोटा सा ऐसे दिखाई देता है, तो 15 पॉइंट होती है, ठीक है। चलेंगे ऐसे ही MS एक्सेल, तो इसमें जो कॉलम की विड्थ होती है तो वो 255 कैरेक्टर तक हो सकती है। कितनी, 255 कैरेक्टर तक। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो 8.43 होती है। कितनी होती है, 8.43 आपकी होती है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। कौन सा ऑप्शन है जी, तो ये है हमारा यहां पर फॉर्मेट के अंदर विजिबिलिटी। कौन सा है, फॉर्मेट के अंदर विजिबिलिटी। इसमें क्या होगा, हाइड के हाइड एंड अनहाइड के अंदर हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। कैसे, तो देखो होम के अंदर, सेल के अंदर, विजिबिलिटी के अंदर ये ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहली चीज, रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल 9। रो को अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल 0। कॉलम को अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। आप चाहें तो पूरी की पूरी एक कॉलम को देखो, जैसे ये है कॉलम, ठीक है, मैं यहां पर कंट्रोल 9 बटन दबा करके, सॉरी कंट्रोल 0 बटन दबा करके उस कॉलम को हाइड कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे यहां पर कोई रो हाइड करनी है तो मैं कंट्रोल 9 बटन दबा करके उस रो को भी हाइड कर सकता हूं और वापस भी ला सकता हूं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कुछ शॉर्टकट कीज हो गई, ओके। इसके और नीचे हम आएंगे तो ऑर्गेनाइज सीट करके एक ऑप्शन होता है, और इस ऑप्शन के अंदर हमें मिलता है क्या, अपनी फाइल को, अपनी वर्कशीट को रीनेम कर सकते हो, अपनी वर्कशीट के नाम में कोई कलर आप कर सकते हो। जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी कि आप यहां से क्लिक करके टैब कलर वगैरह ये काम करते हैं, वही फंक्शंस आपको वहां देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। मूव और कॉपी, यानी कि वर्कशीट को पोजीशन बदलें या फिर एक उसकी कॉपी बना लें,
इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन, यानी कि इस प्रोटेक्शन का ऑप्शन कहाँ मिलेगा एमएस एक्सेल में, तो होम टैब के सेल ग्रुप के अंदर प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि हम अपनी सेल को, अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी सहायता से वर्कशीट या सेल पर लॉक लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, किन किन चीजों में बदलाव ना कर पाए कोई, सब पर टिक करके ओके कर देंगे, तो कोई भी व्यक्ति इस पर बिना आपकी आज्ञा के बदलाव इसमें नहीं कर पाएगा, है ना। कोई भी व्यक्ति बिना आपकी मर्जी के इसमें कैसा भी बदलाव नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसके ही ऑप्शन में एक लास्ट ऑप्शन होता है आपका फॉर्मेट सेल का। यहां पर फॉर्मेट सेल्स का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। क्या होती है Ctrl+1। और इस फॉर्मेट सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आते हैं। जैसे कि एक होता है नंबर का, यानी कि नंबर से संबंधित कोई भी चेंज करना है, अलाइनमेंट से संबंधित अगर कोई भी चेंज करना है आपको, वो आप इस फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं, है ना। फॉन्ट से संबंधित कोई चेंज करना है अगर आपको, बॉर्डर से संबंधित अगर कोई चेंज करना है आपको, ठीक है, फिट से संबंधित कोई चेंज करना है, या प्रोटेक्शन से संबंधित कोई चेंज करना है, तो वो सभी चीजें आप कहां से कर सकते हैं, इस Ctrl+1 यानी कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं, ठीक है। चले, क्लियर है यहां तक, बताएंगे एक बार मुझे, उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलो सर, सीट को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, देखो मैं शॉर्टकट की बताऊं तो बहुत सारी बता सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। ज्यादा चीजें बताऊंगा, आएगी नहीं, आपके दिमाग में स्पेस घेरेगी, कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप मत जानो क्या है। जब पेपर क्लियर कर लो उसके बाद बता दूंगा, क्योंकि तब आप प्रैक्टिकली भले ही काम कर लो, लेकिन पेपर में नहीं आएगी तो अभी आपके काम की वो नहीं है, ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की सभी बातचीत आपको अच्छे से समझ में आई, आपको यहां तक की बातचीत कैसी लगी, ठीक है। इसके आगे की क्लास को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपका जो दिमाग है छोटू सा बच्चू सा, वो क्या हो जाएगा, हैंग होने लगेगा, ठीक है भैया। तो बताएं प्लीज मुझे एक बार जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, यदि आप इन्हें समझना चाहें, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, धन्यवाद भाई। और कोई डाउट, कोई परेशानी? कोर्स कितना बाकी है मैं बता चुका हूँ, आज की क्लास को अगर ध्यान से देख लेते, सिलेक्शन ना हो पाने की समस्या ही ये है कि आप क्लास को ध्यान से देखते ही नहीं है, आपके ध्यान ही नहीं पता रहता कहाँ रहता। मैंने आज की ही क्लास में बताया कि अक्टूबर के महीने के एंड से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर भी हम पूछेंगे, पूछो भैया। चलो, वेरी गुड, बाकी पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, फिजिकल की तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहो, थोड़ी बहुत घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो। हम लोग क्या करते हैं, हम सब कर लेते हैं, हम दुनिया में हमें जिसे जानते भी नहीं है, फेसबुक पर फ्रेंड बन गया कोई, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बन गया, उसे तो हम बर्थडे विश कर रहे हैं, ठीक है, उसे तो हम खूब उससे बातचीत कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कैसे हो क्या हाल है, लेकिन हमारे घर पर जो हमारे मम्मी पापा हैं उनसे हम पूछ ही नहीं रहे, मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की, उनसे हम बात ही नहीं कर रहे, उनसे हमने कभी जन्म जिंदगी गुड मॉर्निंग नहीं करी, राधे राधे नहीं करी, और दुनिया बाहर के लोगों से गुड मॉर्निंग राधे राधे हो रही है, बताओ, है ना। तो पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन साथ में घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि कल को जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो सबसे ज्यादा जो याद आएगा वो घर का खाना और मम्मी पापा की ही सबसे ज्यादा आपको याद आएगी, ठीक है। तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, और क्या कीजिए, है ना, एक अच्छी हैबिट है ये। चलो, ठीक है भैया। बाकी मम्मी पापा के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, अगर आप मेहनत करेंगे, देखो वो तो हमेशा ही आशीर्वाद देंगे। आपने गाना सुना होगा माँ का दिल, लड़के ने अगर माँ का दिल भी निकाल लिया तो भी वो आशीर्वाद ही दे रही हैं, लेकिन आशीर्वाद के साथ साथ आप मेहनत भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको मेहनत भी करनी है, प्लस उनका आशीर्वाद भी रोज लेना है। जिन लोगों की हैबिट नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों से शायद कहा था
कि एक ऐसी हैबिट बनाओ कि जब रोज सुबह उठो ना, तो उठते ही मम्मी पापा के पैर छुओ सबसे पहले। भगवान के मंदिर बाद में जाओ, जाओ मत जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के पैर जरूर छू लो। अब जो लोग गांव के होते हैं, जो लोग थोड़ा कम बातचीत करते हैं मम्मी पापा से, उन्हें थोड़ी शर्म सी लगती है। हो सकता है मम्मी पापा भी कहते हैं आज क्या हो गया, आज क्या कि सपना पपना आ गया, ऐसे करके मजाक बनेगा। लेकिन अगर आप इस हैबिट को डेली डालेंगे और 1 महीने तक अगर आप ये करेंगे, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव पाएंगे और सच में एक अलग लेवल की एनर्जी आपके अंदर होगी, है ना, और उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी अच्छी आदतें अपने अंदर लाइए धीरे धीरे। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नई एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।